सुजाता की बहू की आज मुंह दिखाई थी। सुजाता के मोहल्ले से एक औरत जाती है। एक औरत जाती तो दूसरी सुजाता की बहू की मुंह दिखाई के लिए आ रही होती है। लेकिन जब सुजाता की पड़ोसन रजनी का आना होता है तो रजनी जब सुजाता की बहू का घूंघट उठाती है तो उसे विक्स की खुशबू आती है। अरे आय हाय, ये विक्स कौन खा रहा है? इसकी खुशबू से तो मैं ये। अरे रजनी, रजनी क्या हुआ इसे? बहू क्या क्या तूने इसे, जो ये तेरा चेहरा देखते ही बेहोश हो गई। माँ, रजनी काकी के ऊपर पानी छिड़किए। रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। हाँ हाँ बेटा जल्दी ला, इतने लोग मेरी बहू को मुंह देख कर गए हैं, सबने तारीफ की है और ये देखते ही बेहोश हो गई। थोड़ी तारीफ तो कर लिया होता। ये लो माँ पानी। रजनी काकी, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? ऐसे भी क्या देख लिया आपने जो बेहोश हो गई? अरे सुजाता, चाय पिला दे वरना मैं कहीं वापस बेहोश ना हो जाऊं। तो तूने ये सब ड्रामा चाय पीने के लिए किया? अरे तू कितनी गिरेगी एक कप चाय के लिए? ऐसे ही मुझे बोल देती, आज मेरी बहू ने चाय नहीं दी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तेरे घर तो 5 स्टार होटल जैसी चाय बन रही है ना। जो तेरे हाथ की चाय पीने के लिए ना मैं बेहोशी का ड्रामा करूंगी। वो तो तेरी बहू का घूंघट उठाने के वक्त विक्स की खुशबू आई तभी मैं बेहोश हुई। अरे कितनी नौटंकी है रे तू। रुक, चाय बना कर लेकर आती हूँ। तूने बहू की मुंह दिखाई तो कर ली ना। बहू तू कमरे में जा। अब कुछ देर बाद ही सुजाता अपने और अपनी पड़ोसन रजनी के लिए चाय बनाकर लाती है। दोनों ही बातें करते हुए चाय पीती हैं। अब रजनी सुजाता से कहती है, तेरी बहू ने तो विक्स की गोली खा रखी है घूंघट के नीचे, और जैसे ही मैंने घूंघट उठाया मुझे उसके मुंह से खुशबू आई विक्स की और मैं मरते मरते बच गई। अरे आजकल के बच्चे भी ना जाने क्या ही खाते रहते हैं। चल छोड़, मुंह फ्रेश करने के लिए खा रही होगी, गले में किचकिच होगी। हाँ हो सकता है। वैसे तो सही कह रही है। तेरी बहू तो गाना बहुत अच्छा गाती है और तूने अपनी बहू को गाना गाने के लिए नहीं कहा? नहीं कहा, किसी और दिन सुना दूंगी। तू टेंशन क्यों लेती है? ऐसे ही समय बीतता है। धीरे धीरे सुजाता को भी पता चलता है कि उसकी बहू कुछ ज्यादा ही विक्स की गोलियां खाती है। तभी एक रोज सुजाता चाय पी रही होती है कि तभी उसे चाय से विक्स की स्मेल आती है। बहू चाय में क्या मिलाया जो इतनी स्मेल आ रही है? वो माँ जी, आपने ही तो कहा था कि आपको गले में दर्द हो रहा है, तो मैंने भी चाय में तुलसी अदरक डाल के चाय बना दी। आपको पसंद नहीं आई क्या? चाय तो ठीक है, लेकिन तुलसी तो घर में है नहीं और अदरक कल ही खत्म हुई है। आज बाजार से लाने भी जाना है। माँ जी, ये सब तो मेरे पास हर वक्त रहता है। ये देखिए कितने सारे विक्स की गोलियां हैं। तो बहू तूने चाय में ये डाला था? तूने चाय में विक्स की गोलियां डाली? हाँ माँ जी, चाय में मैंने विक्स की गोलियां डाली हैं। वो क्या है ना, आप ये पहली बार पी रही हैं तो आपको थोड़ा अजीब सा टेस्ट लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको विक्स की गोली वाली चाय बहुत पसंद आएगी। चुप कर, चाय में कहीं विक्स की गोली डाली जाती है क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है। अब गुस्से में सुजाता जैसे ही अपने घर से बाहर जाती है कि तभी उसे रजनी मिल जाती है और रजनी सुजाता को अपने घर लेकर जाती है और चाय पिलाती है। अरे अब तो तेरे घर पे आना दुश्वार ही है। ये क्या तरीका है? चाय में विक्स की गोली। अब देख सुजाता, तू सास है और तू अपनी बहू को ना काबू करना सीख ले, वरना ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ ये तू सही कह रही है। चल चलती हूँ, देखूं क्या कर रही है। खाना बनाने का भी समय हो गया है, कहीं खाने में भी विक्स की गोलियों का तड़का ना दे दे। एकदम 100% सच कह रही है तू। जा जा, देख कर रही है, तेरी बहू ना काम ना काज की, दुश्मन अनाज की है। सुजाता अपनी बहू को बहुत ही प्यार से समझा देती है कि वो विक्स ज्यादा ना खाए और ना ही चाय में डाले, और अगली बार से उसने ऐसा किया तो सुजाता उसे उसके मायके बैठा आएगी। लेकिन सुजाता की बहू भी कहाँ इतनी जल्दी अपनी सास की बात मानने वाली थी। अब अगले ही रोज सुबह सुबह सुजाता को खबर मिलती है कि उसकी पड़ोस में कांता की सास नहीं रही। अरे बहू तू नहीं है, लेकिन यहाँ मोहल्ले में किसी की भी मौत होती है तो उसमें सभी परिवार शामिल होते हैं, तो खाना पीना आने के बाद बना लेंगे। अभी वहाँ चल, वहाँ से होकर आते हैं। जी माँ जी, मैं भी चलती हूँ। अब सुजाता, रजनी की बहू, सुजाता की नई बहू सभी कांता के घर पहुँचते हैं और सभी रो रहे होते हैं। सामने ही कांता की बूढ़ी सास को लेटा रखा था। अरे कांता, अपने आप को संभाल, उनकी इतनी उम्र हो गई थी और तुझे पता है 75 साल में कितनी बीमारियां होती हैं। हाँ हाँ कांता काकी, जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। अरे सुजाता बहू, क्या बताऊं मैं तो,
अपनी सास के सोते जागते पैर दबाती थी। जब से इस घर में बहू बनकर आई, कभी अपनी सास को दुखी नहीं किया, हमेशा ही माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। लेकिन आज घर को सूना करके चली गई। कितनी नौटंकी है ये। कांता कभी अपनी सास को एक गिलास पानी तक नहीं दिए होगी, लेकिन इसने अभी 4 लोगों के सामने ड्रामा तो ऐसे कर रही है जैसे कितनी सेवा पानी करती हो अपनी सास की। काकी मत रोइए, आपका गला बैठ जाएगा। ये लीजिए विक्स की गोली, इससे आपकी गले की खराश मिट जाएगी। अरे सुजाता, क्या कर रही है तेरी बहू? आज के दिन तो ना ही करे। ये विक्स की गोली क्यों दे रही है इस टाइम? इसके साथ साथ ना हमें भी चप्पल पड़ेगी। अच्छा होगा हम उल्टे पांव यहाँ से निकल लें। कांता काकी ये लीजिए, बस इतनी ही थी मेरे पास, सबको बांट दीजिए। जो रोया होगा उसका गला तो बैठ ही गया होगा, वो ठीक हो जाएगा। अरे सुजाता की बहू, जरा इधर तो आ। अरे बहू, तू हम सब के बारे में इस दुख की घड़ी में कितना सोच रही है। भगवान तुझे जल्दी बाल बच्चे दे। राम बनाए जोड़ी, एक कान्हा एक कोढ़ी। कुछ कहा क्या सुजाता तूने? वैसे तेरी बहू बड़ी ही प्यारी है। देख इस दुख की घड़ी में ये मेरा कितना ख्याल रख रही है। अब सुजाता मातम के इस माहौल में जैसे तैसे अपनी बहू को निकालकर घर लेकर आती है और आते ही सुजाता अपनी बहू से कहती है, बहू तो इतनी बेशरम और कम दिमाग की कैसे हो सकती है? तू जानती है ना कि वहाँ किसी की डेथ हो गई है और लोग रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं। तू है कि रोने वाले लोगों को ये कहकर विक्स की गोली दे रही है कि विक्स की गोली से खिचखिच दूर करो। बहू ये सब थोड़ी ठीक है। अरे मुझे खांसी हो रही है। रजनी को जैसी ही हल्की सी खांसी आती है, मधु एक विक्स की गोली झट से रजनी के मुंह में डाल देती है और विक्स की खुशबू लेते ही रजनी बेहोश। अरे ये क्या किया तूने? इसे विक्स की गोलियों से एलर्जी है। रजनी उठ, रजनी छोड़ दे, खुद उठ जाएगी। तब तक तू मेरे सवालों का जवाब दे। माँ जी, ये तो मैंने उनके गले को देखते हुए दिया ना, लेकिन आप कहती हो तो मैं नहीं करूँगी आगे से। नहीं नहीं बहू, तू ऐसे नहीं सुधरने वाली और तेरा इलाज है मेरे पास। अभी के अभी कमल तुझे तेरे मायके छोड़ कर आएगा। मुझे नहीं चाहिए विक्स खाने वाली बहू। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? एक विक्स की गोली की वजह से आप मुझे मेरे मायके भेज देंगी? ये तो गलत है ना। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने हमारा जीना हराम कर रखा है। जब तुम ये भिक्स खाना छोड़ दोगी ना तो मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। अब कमल मधु को उसके मायके छोड़ने के लिए तैयार होने को कहता है। इधर रजनी को होश आता है। अरे कहाँ है तेरी बहू जो विक्स की दीवानी है? अरे बाप रे, तेरी बहू किसी दिन जान ले लेगी हमारी। उसे तो मायके के लिए रवाना कर दिया। तू चिंता मत कर, मैं भी सुजाता हूँ। जब तक इसकी विक्स की गोली खाने वाली आदत नहीं जाएगी तब तक मैं भी इसे मायके से यहाँ आने नहीं दूंगी। अब कुछ दिन बाद मधु खुद ही अपनी सास को फोन करती है कि उसे ससुराल आना है और उसे विक्स की गोली खानी भी छोड़ दी है। तो सुजाता अपनी बहू को उसके मायके से बुलवा लेती है। निधि की 2 दिन बाद शादी होने वाली थी, लेकिन वो फिर भी अपनी सहेली पारुल के साथ बाहर जाने लगी थी। पारुल निधि को रोकते हुए कहती है, अरे यार तू कहाँ जा रही है? 2 दिन बाद तेरी शादी है और अब तू बाहर जा रही है। अगर तेरी मम्मी को पता चला ना कि हम दोनों बाहर गए थे तो वो हम दोनों को बहुत सुनाएंगी। अरे यार तू इतना क्यों घबरा रही है? मैं हूँ ना साथ में, माँ कुछ नहीं कहेगी, तो चल चुपचाप से। वैसे भी माँ सो रही है, जब तक माँ उठेगी ना तब तक तो हम जाकर भी वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम दोनों चलते हैं, लेकिन पहले ये तो बता मुझे कि हम जा कहाँ रहे हैं? अरे वो हमें ना एक शादी का कार्ड मिला था तो हम वहीं जा रहे हैं। मेरी शादी तो 2 दिन बाद है, इसलिए माँ तो आसपास की शादियों में ना खुद जा रही है और ना ही मुझे जाने दे रही है। लेकिन मैं फ्री का खाना कभी नहीं छोड़ती हूँ। शादी है तो क्या हुआ, खाने के लिए ही तो जा सकती हूँ ना। यार तू कितनी पागल है। तेरी खुद की शादी 2 दिन बाद है और तू दूसरों की शादी में फ्री का खाना खाने जा रही है। अगर वहाँ कोई जान पहचान का मिल गया ना तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे मैं तो बस कुछ खाने के लिए ही जा रही हूँ। और एक बात बता, जान पहचान की शादी में जा रहे हैं हम तो कोई ना कोई जान पहचान का दिखेगा ही ना। लेकिन कोई बात नहीं, अब तू लेट मत कर और जल्दी से मेरे साथ चल। हे भगवान, क्या होगा तेरा? शादी होने वाली है तेरी और अब भी तू फ्री का खाना खाने के पीछे भागती है। अरे तेरी सास अगर सख्त मिजाज की हुई ना तो सुधार देगी तुझे अच्छे से।
हाँ चल ठीक है, जब ससुराल जाऊंगी ना तब देख लूंगी अपनी सास को कि कैसी है। अभी तो फिलहाल चल। निधि को फ्री का खाना इतना अच्छा लगता था कि वो बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी शादी से 2 दिन पहले फ्री का खाना खाने चली जाती है। और ऐसे ही वो पहले भी कई बार कर चुकी थी। अब 2 दिन बाद निधि की शादी आदित्य नाम के लड़के से हो जाती है और निधि शादी के बाद अपना ससुराल संभालने लग जाती है। कुछ दिनों बाद निधि की सास मनोरमा आती है और बर्तन निकालने लगती है। तो निधि कहती है, अरे माँ जी, आप ये बर्तन क्यों निकाल रही हो? मैंने अभी धोए हैं। बहू, पास में भंडारा हो रहा है, चल वहाँ जाकर बर्तन में सब्जी पूड़ी ले आते हैं। आज शाम का भी खाना हो जाएगा। फ्री का खाना मिल रहा है तो बनाना ही क्यों। अरे वाह माँ जी, आप भी मेरी तरह ही सोच रखती हो। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, लेकिन सही है, चलो जल्दी से भंडारा लेकर आते हैं, इससे पहले कि खत्म हो जाए। थोड़ी पूरियाँ ज्यादा ले लेंगे, कल सुबह चाय के साथ पूरियाँ तो चल ही जाएंगी ना। नाश्ता भी नहीं बनाना पड़ेगा माँ जी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही कह रही है बहू, चल अब। निधि को तो फ्री का खाना खाना अच्छा लगता था, लेकिन अब तो निधि की सास भी निधि की तरह ही थी, जिसे फ्री का खाना अच्छा लगता था। अब ऐसे ही दोनों सास बहू हफ्ते में 6 दिन तो कहीं ना कहीं फ्री के खाने का जुगाड़ कर ही लेती थी। अब 7वें दिन बासी खा लेती थी। एक दिन मनोरमा की पड़ोसन जानकी उनके घर आती है और मनोरमा को शादी का कार्ड देते हुए कहती है, मनोरमा, तुझे पता है मेरी बेटी की शादी तय हो गई है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी है, तो तुझे जरूर आना है। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि इसीलिए नहीं आ पाई, ये हो गया वो हो गया। अरे, मैं क्यों भला तेरी बेटी की शादी में नहीं आऊंगी? मैं तो जरूर आऊंगी। तेरी बेटी भी तो मेरी बेटी की तरह है ना। मैं अपने पूरे परिवार के साथ तेरी बेटी की शादी में आऊंगी। मनोरमा, वो हर घर में बस एक ही इंसान का खाना है, तो तू ही आ जाना। ये क्या बात हुई जानकी? अरे भला एक घर से एक इंसान को कोई बुलाता है? इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और तू बस एक इंसान को बुला रही है। ये तो गलत बात है ना तेरी। अब तू तो जानती ही है मनोरमा, मैं अकेले ही सब कर रही हूँ और इतनी बड़ी शादी तो मैं कर नहीं पाऊंगी ना। और ऊपर से लड़के वाले कह रहे हैं कि उनकी तरफ से बाराती भी बहुत आएंगे, तो हर चीज सोचकर ही चलनी पड़ेगी ना। अच्छा, मैं चलती हूँ, और भी बहुत जगह कार्ड देना है मुझे। जानकी की बात मनोरमा और उसकी बहू निधि दोनों सुनते हैं, जिसके बाद निधि अपनी सास से कहती है, माँ जी, यहाँ तो एक ही जन का न्योता है, अब हम दोनों फ्री का खाना कैसे खाएंगे? मुझे भी जाना है माँ जी शादी में, आप घर पर रह लेना ना। नहीं नहीं बहू, मैं तो जाऊंगी ही शादी में, तू घर पर ही रुक जाना। माँ जी, मैं नहीं, अरे मैं आपकी बहू हूँ, आपको तो सामने से यही बोलना चाहिए कि बहू तू चली जा शादी में, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं जाकर क्या ही करूँगी, लेकिन आप तो मुझे ही मना कर रही हो। बूढ़ी होगी तेरी माँ, मैं अभी बूढ़ी नहीं हूँ। और मेरी बात सुन बहू, जानकी मुझे बोलने आई थी, तूने इसकी बात नहीं सुनी ना। वो बार बार मुझे कह रही थी कि मैं जाऊं शादी में। वैसे भी मैं उसे काफी सालों से जानती हूँ, अब हम दोनों में इतनी अच्छी जान पहचान है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा ना, इसीलिए मैं जा रही हूँ। माँ जी, एक बात बताओ, हम बस इतनी सी बात पर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? शादी में एक ही इंसान जाए, लेकिन खाना तो वो पूरे घर के लिए ही ला सकता है ना, ये तो आप कर ही सकती हो ना माँ जी। बहू, तू क्या बोलना चाहती है? थोड़ा साफ साफ समझा, मैं कुछ समझी नहीं तेरी बात। माँ जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, आप जाओ शादी में और 3-4 प्लेट भर भर कर खाना घर पहुँचा देना, या फिर पन्नी में ले आना, ऐसे आप ही जाओगी ना और खाना भी आ जाएगा, वो भी फ्री का। बहू, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। चल, अब मैं ही जाऊंगी और जैसा तूने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अब मैं अपनी बहू के शौक को थोड़े मार सकती हूँ। मनोरमा खुद शादी में जाती है, लेकिन शादी से पन्नी में भरकर अपनी बहू के लिए और अगली सुबह के लिए काफी सारा खाना भरकर ले आती है। दोनों सास बहू का फ्री का खाना खाने की आदत रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक बार निधि अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैंने अभी पास की जो सबसे बड़ी वाटिका है ना, वहाँ देखा तैयारी हो रही है, लगता है आज कोई फंक्शन है वहाँ पर। माँ जी, तैयार हो जाओ, आज का खाना बन रहा है। वाह बहू वाह, क्या खबर लाई है तू, सच में सुनकर मजा ही आ गया। मैंने कल ही नई साड़ी ली थी,
वही साड़ी पहनकर जाऊंगी वहाँ, ताकि लोगों को लगे कि हमें बुलाया है। माँ जी, वो तो कह रहे थे कि वो आज बाहर से ही खाना खा कर आएंगे, तो इसीलिए उनके लिए आज हम फ्री का खाना नहीं लाएंगे। अपना खा लेंगे और थोड़ा बहुत खाना कल के लिए ले आएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि कल तो गली में भावना के बच्चे का मुंडन है ना। बहू, तूने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है, क्या करना है और कैसे करना है। चल, अच्छी बात है तेरी। अब दोनों सास बहू फिर से तैयार हो जाती हैं फ्री का खाना खाने के लिए। शाम को दोनों वाटिका जाती हैं और खाने लगती हैं। तभी एक आदमी आता है और बोलता है, हेलो, आप कौन सी कंपनी से आए हो? अरे भाई, हम किसी कंपनी से नहीं आए हैं, हम तो लड़के वालों की तरफ से हैं। और आप कौन हो भाई साहब? मनोरमा की बात सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और सिक्योरिटी को बुला लेता है। सिक्योरिटी, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये लोग यहाँ के मुफ्त का खाना खाए जा रहे हैं और कह रहे हैं हम लड़के वालों की तरफ से आए हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये हमारे न्यू ऑफिस के लॉन्च की पार्टी है। मनोरमा और निधि दोनों हैरान हो जाती हैं, क्योंकि अब दोनों पकड़े जा चुके थे। उन दोनों के आसपास काफी भीड़ भी लग जाती है। तभी वहाँ भीड़ में से मनोरमा का बेटा आदित्य आ जाता है। माँ, निधि, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, हम तो यहाँ फ्री का खाना खाने आए थे, लेकिन पकड़े गए। इन्होंने हमें पकड़ लिया। अब तू कुछ कर ना बेटा। माँ, आपको शर्म नहीं आती? फ्री का खाना खाने के लिए कहीं भी घुस जाती हो। निधि, तुम माँ को समझा नहीं सकती? पूरी पार्टी में निधि और मनोरमा और आदित्य का बहुत मजाक बन जाता है, जिसके बाद आदित्य उन्हें काफी सुना देता है और फिर वो दोनों कभी फ्री का खाना खाने के लिए नहीं जाती है। माया अपने पड़ोस में घूम रही होती है। तभी उसे दो बच्चे घूमते हुए दिखते हैं। उन बच्चों को देखकर ऐसे अकेले घूमते हुए माया उनके पास जाती है और उनसे कहती है, तुम दोनों बच्चे ऐसे अकेले कहाँ घूम रहे हो? तुम दोनों को पता है ना, बच्चों का अकेले ऐसे बाहर घूमना अच्छा नहीं होता। आपको पता नहीं है क्या कि कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं आसपास? हम तो शॉपिंग करने गए थे दुकान पर, और आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? हमें मम्मी ने बताया है कि ऐसे अजनबी लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। चलो, हम घर चलते हैं। तुम दोनों को अपने अपने घर का तो पता है ना? हमको अपने घर का पता है, लेकिन आपको उससे क्या लेना देना? आप अपना काम करो ना। अरे कैसे बदतमीज बच्चे हैं। माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। अगर हम आपको बदतमीज लग रहे हैं तो निकल जाओ हमारे देश से। थोड़ी मतलब निकल जाओ यहाँ से, बात नहीं करनी हमें आपसे। बेटा, मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम दोनों कहीं गलत जगह ना फंस जाओ। आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है। तुम दोनों समझ रहे हो ना मेरी बात? हमें नई बात करनी है आपसे, तो नहीं करनी है। हमारे पीछे पीछे आना बंद करो। माया उन बच्चों से बात करने की तो कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चे माया से बात नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन माया अपनी माँ और भाभी अंकिता के साथ बैठकर अखबार पढ़ रही थी और अखबार में उन बच्चों की तस्वीर आई थी, जिसे देखकर माया कहती है, हे भगवान, क्या हो गया ये? क्या हुआ ननद जी, आप इतनी हैरान क्यों हो? भाभी, दो बच्चों की अखबार में तस्वीर आई है, किडनैप हो गए हैं ये दोनों बच्चे। और आपको पता है, इन्हें मैंने कल ही अपने मोहल्ले में देखा था। भगवान जाने कौन करता है ऐसे काम। हमारे मोहल्ले से बच्चे चोरी हुए हैं? ननद जी, ये कैसी बात कर रही हो? कल आपने इन बच्चों को अपने ही मोहल्ले में देखा था और वो बच्चे गायब हो गए। सच में गजब हो गया ननद जी ये तो। मैं तो बोलती हूँ बच्चों को ऐसे अकेले बाहर निकलने ही नहीं देना चाहिए। आजकल लोगों का क्या भरोसा, क्या पता कब क्या हो जाए। मुझे तो उन बच्चों का सोच सोच कर ही इतना डर लग रहा है। माँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि बच्चे गए तो गए कहाँ? अगर किसी ने किडनैप किया है तब तो छोटे छोटे बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा, और ये सब हमारे मोहल्ले में भी हो रहा है। मैं तो कहती हूँ अब तो हमें भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि लोगों का क्या भरोसा। अगर हम कुछ भी ऐसा होता देखे तो हमें खुद ही पुलिस को फोन करके बताना चाहिए, ताकि बच्चा सही सलामत रहे। वैसे बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि वो अजनबी लोगों से बात ना करें। अगर कोई उन्हें कुछ दे तो वो भी ना ले। अगर हम बच्चों को थोड़ा सतर्क करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, जैसे उन्हें पुलिस और घर वालों का नंबर दें। ये बिल्कुल सही बोल रही हो माँ, लेकिन सच में बहुत गलत हो रहा है ये सब। अंकिता के मोहल्ले से ही बच्चे गायब हो रहे थे। ये बात अंकिता के लिए भी थोड़ी अजीब थी। अगले दिन अंकिता छत से कपड़े उतार रही थी। तभी वो अपनी ननद माया को एक छोटी बच्ची के साथ खेलते हुए देखती है।
उन दोनों को ऐसे प्यार से खेलता देखकर अंकिता खुद से कहती है, ननद जी को बच्चों से कितना प्यार है। जब से बच्चे चोरी होने की खबर सुनी है तब से ननद जी बच्चों को लेकर और भी चिंता करने लगी है। जब ननद जी के बच्चे हों तब तो वो उन पर जान वारेंगी। पर छोटी बच्ची भी तो कितनी ज्यादा प्यारी है। अंकिता अपनी ननद का बच्चों को लेकर प्यार साफ देख पा रही थी, इसीलिए उसे अपनी ननद की भी काफी चिंता लगी रहती थी। अगले ही सुबह ये खबर आती है कि माया जिस छोटी बच्ची के साथ खेल रही थी वो भी गायब हो गई है। ये खबर सुनकर तो अंकिता के होश उड़ जाते हैं। अंकिता सीधा अपनी ननद के कमरे में आती है और अपनी ननद को बताने लगती है, ननद जी गजब हो गया। कल आप जिस छोटी बच्ची के साथ खेल रही थी ना वो भी चोरी हो गई। पता नहीं कौन है वो लोग जो बच्चे चोरी कर रहे हैं। भगवान उन्हें नरक की आग में जलाए। भाभी ये कौन है बच्चा छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहा है और आज वो चोरी हो गई। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। ननद जी आप रो क्यों रही है? अरे जो गलत कर रहा है उसे तो अपनी गलती पर पछतावा नहीं हो रहा, तो आप क्यों रो रही हो? आपने थोड़ी कुछ गलत किया है। भाभी मुझे उस छोटी बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सच में भाभी बच्ची बहुत प्यारी थी और मैं तो उसे उसके घर भी छोड़कर आई थी, लेकिन फिर पता नहीं कहां से गायब हो गई। जब आप उसे घर छोड़कर आई तो कहां से गायब हुई? अपने किसी ऐसे वैसे इंसान को जाते देखा था क्या, जिस पर आपको थोड़ा बहुत भी शक हो, जो ये काम कर सकता हो? नहीं, मुझे तो किसी पर शक नहीं है। मैं उस बच्ची को उसके घर तक छोड़कर आई थी, लेकिन अब जब ये पता चला कि वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही हट गई। अंकिता माया को परेशान देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए अब वो माया के आगे इस बारे में कोई बात नहीं करती और वो बात वहीं पर खत्म कर देती है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक विनोद नाम का आदमी अंकिता के घर आता है और माया से बोलता है, कुछ दिन पहले तुम ही मेरी बेटी को अपने साथ कहीं लेकर जा रही थी ना। तुम्हें पता होगा कि मेरी बेटी कहाँ है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे छोटी बच्ची है वो, अगर पता है तो बता दो कहाँ है वो। विनोद माया से सवाल जवाब करने लगता है कि तभी वहाँ अंकिता आती है और कहती है, भाई साहब आप इनसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? इन्हें थोड़ी पता है आपकी बेटी के बारे में। ये तो खुद ही बच्चे चोरी होने की वजह से इतनी परेशान रहती हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इन्होंने मेरी बेटी को चॉकलेट दी थी, उसके बाद मेरी बेटी बेहोश हो गई। फिर ये मेरी बेटी को अपनी गोद में उठाकर ले जा रही थी। आप मेरी ननद के बारे में ये क्या बकवास कर रहे हो? आपकी बेटी खो गई है, आपका दुख समझ सकती हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कुछ भी बोलते जाए मेरी ननद के बारे में। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे घर के पास एक सीसीटीवी कैमरा है, उसमें ही देखा है मैंने। आप ना कुछ भी बकवास मत करो। आपको क्या मैं बच्चा चोरी करने वाली दिखाई देती हूँ? कुछ भी मत बोलिए। अब तक तो मैं यहाँ प्यार से बात करने आया था, लेकिन अब मैं पुलिस को लेकर ही आऊंगा। तब देखता हूँ कैसे तुम कुछ नहीं बोलते। पुलिस को लाने की क्या जरूरत है? मम्मा मैंने सच में कुछ नहीं किया। माया तुम घबरा क्यों रही हो? अरे मैं हूँ ना, जब तुमने कुछ नहीं किया तो डरना क्यों? नहीं भाभी मैंने बोल दिया ना कि पुलिस नहीं आनी चाहिए तो नहीं आनी चाहिए। मैं भी देखता हूँ कि पुलिस कैसे नहीं आती है। अरे बच्चों को चोरी करने का धंधा बना लिया है ना। मेरी बेटी को भी पक्का तुमने ही चुराया होगा। अब तो पुलिस ही हिसाब किताब करेगी तुम्हारा। उस आदमी की पुलिस की धमकी के आगे माया थोड़ी घबरा जाती है, जो बात अंकिता को बहुत ही अटपटी लगती है, लेकिन वो तब तो शांत हो जाती है। कुछ दिनों बाद माया एक बच्चे को अपने साथ लेकर कहीं जा रही थी और वो बच्चा बेहोशी की हालत में था। उसे देखकर अंकिता थोड़ी हैरान हो जाती है और वो उसका पीछा करने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद एक सुनसान रास्ते पर वो एक छोटे से घर में जाती है और उस बच्चे को वहाँ बैठा देती है और कहती है, ये बच्चे चोरी करने का धंधा इससे पहले कि सबके सामने आए, मुझे इन सारे बच्चों को बेच देना चाहिए और जितना जल्दी हो सके मुझे घर से बहाना बनाकर गायब भी हो जाना चाहिए। अंकिता ये सब सुन लेती है और ये सुनने के बाद अंकिता सीधा पुलिस को बुलाती है और कुछ देर में वहाँ पर पुलिस आती है। जैसे ही पुलिस और अपनी भाभी को वहाँ माया देखती है तो बोलती है, भाभी आप यहाँ कैसे आई? माया जो तुम ये छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी से खेल रही हो ना, मुझे इसके बारे में पता चल गया है और शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब उस आदमी की धमकी से तुम डरने लगी। भाभी मैं तो बस बच्चों को बचाने आई थी। अब तो झूठ मत बोलो ननद जी, मैंने सब कुछ देखा भी है और अपने कानों से सुना भी है। मेरी ननद एक बच्चा चोर है और मैं अपनी ननद को कभी माफ नहीं कर सकती।
अंकिता एक बार भी नहीं सोचती और अपनी ननद को पुलिस के हवाले कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।